हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग फिर से एस के झासर जी का 4100 प्लस वाले मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आज हम लोग का चलेगा 28वां नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम लोग 541 से लेकर के 560 तक का क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है और थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए कोई देरी ना करते हुए डायरेक्ट चलेंगे। ये देखिए 541 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यदि √1 + 27/169 = 1 + x/13 है तो x का मान निकाले। कुछ नहीं, जैसा है वैसा बस सॉल्व करेंगे। 1 प्लस यहाँ है 27, यहाँ है 169 = 1 + x/13। x का वैल्यू निकालना है, बस सॉल्व करेंगे। इसको अगर करते तो उतना ही रह जाएगा, इसमें 27 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 196/169। इसको सीधा कर लिए, ठीक है। इधर देखिए, इधर मेरा 13 + x/13 हुआ, यही ना हुआ। बस यहाँ से क्या निकला मेरा, यहाँ से निकला 14/13 बराबर 13 + x/13। नीचे 13 कैंसिल हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये 13 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो x = 1 आंसर। समझे? बस कैलकुलेशन खाली फास्ट रखना होगा। ये सब आपको कैलकुलेट जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी बनेगा। देखिए 542 नंबर सवाल क्या कहता है, cos a + sin a = इतना है तो cos a - sin a, ये सेम क्वेश्चन कराया था 2 दिन पहले। एक बार लिखते हैं, देखिए cos a + sin a बराबर है √2 cos a, ठीक है। अब इसका पूछा है आपका cos a - sin a बराबर क्या होगा, ठीक है। अगर आप उस दिन पढ़े होंगे तो आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि ये होगा और यही मेरा आंसर होगा। समझ में आया? लेकिन ये बनाना कैसे था एक बार फिर से बता दें, क्योंकि एक ही सवाल कराया था। ये फार्मूला होता है यहाँ पे एक, इसको हम लोग x बोल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला के लिए इसको अगर x बोले ना तो इसका फार्मूला होता है √2 - x²। समझ में आया? और ये x के जगह पे ये चीज़ आपको बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देखिए √2 cos a², ठीक है। x के जगह पे सिर्फ x का वैल्यू रखे हैं। अब यहाँ देखिए ये 2 रह गया, माइनस इसका स्क्वायर करिएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा cos a², यही ना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये अंडर रूट में ये 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ से 2 चला गया है तो यहाँ हो गया cos a²। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू है ना, ये 1 - cos a² क्या होता है, हम बोले sin a², 1 - cos a² = sin a²। तो ये क्या होगा मेरा, अगर रूट से बाहर इसको निकालेंगे रूट से तो ये मेरा 2 नहीं निकलेगा और ये मेरा स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा sin a। समझ में आया? मतलब प्लस माइनस यहाँ कुछ भी उसका अपोजिट खाली पूछ दे, बाद बाकी सब सेम रहे तो सिर्फ ऐसे ही बनाना है। लेकिन ये भी नहीं बनाना है आपको, सिर्फ यहाँ कॉस देगा तो साइन कर देना है, साइन देगा तो कॉस कर देना है। डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए 543 नंबर सवाल कहता है, ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में तथा 5 वर्ष बाद हुए 5:6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ये देखिए इसमें तो कुछ करना नहीं है, ए और बी है, इसका अभी प्रेजेंट में दिया हुआ है, ये 4x है, ये 5x है। 4:5 दिया है, पता नहीं है कितना है तो x जोड़ दिए। अब बोला 5 साल बाद, दोनों में 5 साल जोड़ देंगे, ये कितना हो जाता है, हम बोले 5 और 6 हो जाता है, 5 और 6 हो जाता है। बस ऐसे ही बनाइए ना। ये देखिए सॉल्व करना आपको बताया है, 6 चौके 24, अब 5 25, 25 में से 24 गया, एक ही साइन है, माइनस कर देंगे। हम बोले कि 1 ठो x बराबर, हम बोले 6 35, 5 25 मैंने 5, x का वैल्यू डायरेक्ट निकाले 5, x का वैल्यू डायरेक्ट निकाले 5। अब x का वैल्यू जब 5 निकल गया, a का वर्तमान आयु पूछा है, मतलब 4x पूछा है, 4x पूछा है तो कुछ नहीं, 4x का वैल्यू 5 निकाले हैं, मतलब 20 साल आंसर है। समझ में आया? बस। अब देखिए 544 नंबर सवाल क्या कहता है, 90 और 136 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से ठीक ठीक विभाज्य है किंतु 3 से नहीं। 9 से विभाज्य होने वाला सबसे छोटा नंबर भी 9 होगा जो 9 से कटेगा, तो 9 सबसे छोटा नंबर 9 है, ये तो 3 से भी विभाज्य होगा। 9 से कटने वाला सब संख्या 3 से कटेगा, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कभी भी। इसमें देखिए ऑप्शन में डी नंबर में है कोई नहीं, बस आंसर मार के निकल जाइए, इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि 9 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा। समझ में आया?
45 नंबर सवाल देखिए क्या है। यदि त्रिभुज ABC के आधार पर के एंगल B तथा एंगल C रेखा BO तथा CO से क्रम से समद्विभाजी हो तब बी एंगल BOC बराबर होगा। एक बात बताइए, देखिए पहले दिया क्या है, ये देखिए ये है A, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, कुछ करना नहीं है। ये इसे काटा, ये इसे O पर काटा है, ठीक है। तो ये दोनों काटा ना, तो एंगल A एंगल B एंगल C, मतलब कि ABC नाम है इसका, लेकिन ये थर्ड एंगल ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगल है ये। इसका एक फार्मूला बोलता है कि 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल बटे 2, डायरेक्ट बनेगा। तो हम बोलेंगे 90 प्लस थर्ड एंगल, मेरा एंगल ए है, हम बोले एंगल ए बटे 2, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट फार्मूला पे था, कुछ नहीं करना था। समझ में? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 546 नंबर सवाल। ए तथा बी बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी जिनमें निर्देशांक क्रमशः 7, 4 तथा 3, 1 हो। अब देखिए ये 7 है, ये 4 है, ठीक है, ये 3 है, ये 1 है, ठीक है। अब बीच वाला आपसे पूछा है डिस्टेंस जब बराबर हो, ठीक है, कुछ करना नहीं है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सारा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। अब देखिए हम बोले 7 माइनस 3 डायरेक्ट लिखिए 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 4 माइनस 1 डायरेक्ट लिखिए 3 का स्क्वायर। यहाँ मेरा हो गया 16 प्लस 9, यहाँ मेरा हो गया अंडर रूट 25 और यहाँ मेरा हो गया 5 आंसर। समझ में आया? डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है सारा का सारा। अगला सवाल देखिए 547 नंबर सवाल। शब्द स्कूल के 3 अलग अलग अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 3 अलग अलग अक्षरों से परमुटेशन का सवाल है। 6 गो वर्ड है, देखिए SCHOOL, 6 गो अक्षर है, इसमें से हमको 3 गो लेना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए, स्कूल, ये देखिए ओ का रिपीटेशन हुआ है, तो फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, मतलब 6 गुना 5 गुना 4, 3 के बाद 3 कैंसिल हो जाएगा, बटा फैक्टोरियल 2 है ना नीचे, तो 2 इंटू 1 करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब 2 से इसको डायरेक्ट काटिए, हम बोले 6 5 30, 30 गुना 60, देखिए तो ऑप्शन में है। समझ में आया? ये 3 से तो 3 कट जाएगा, उधर का करने की जरूरत नहीं है। 6 5 4 डायरेक्ट लिखे, ये 2 था मेरा, वो 2 कर दिए, 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। अगला सवाल देखिए 548 नंबर सवाल कहता है 30 किलोमीटर प्रति आवर की समान चाल से एक रेल इंजन ए स्थान की ओर जा रहा है, जबकि इंजन अभी भी ए से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कीड़ा ए से प्रारंभ करके इंजन एन ए के मध्य 42 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से बार बार आता जाता है। जब तक इंजन ए तक पहुँचे कीड़ा द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन पहले समझिए, 2 मिनट टाइम दीजिए, क्वेश्चन समझिए उसके बाद होगा। ये मेरा ए है, मेरा इंजन यहाँ पे है, ये मेरा इंजन है, ठीक है, ये बाद बाकी ट्रेन है। ये मेरा इंजन है, ठीक है, इधर ड्राइवर बैठे हैं, इंजन है, यहाँ से एक की ओर ये जा रहा है और ये बीच का दूरी जो है वो 20 किलोमीटर है, ठीक है। इधर में एक कीड़ा बैठा हुआ है, कीड़ा, इस ट्रेन का स्पीड तो पहले दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ट्रेन का स्पीड। यहाँ एक ठो कीड़ा बैठा हुआ है जिसका स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये ट्रेन जब तक वहाँ पहुँचेगी तब तक ये बार बार इधर से आता है इंजन के पास से, फिर रिटर्न चला जाता है। फिर मान लो इंजन यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से आएगा, फिर इंजन के पास आके फिर रिटर्न चला जाएगा। जब तक ये वहाँ पहुँचेगा नहीं, वो कीड़ा बार बार आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। तो अपने देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट बताइए बनाने के पहले कि ये कीड़ा कितने देर तक आएगा जाएगा, जब तक कि ये वहाँ ना पहुँचे। तो ये यहाँ पहुँचने में कितना समय लगाएगा वो पहले निकाल लीजिए, सब कुछ तो दिया हुआ है अपने पास। 20 किलोमीटर का दूरी है और 30 के स्पीड से जाएगा, तो हम बोलेंगे नहीं कि 2/3 घंटा में पहुँच जाएगा। समझ में आया? ये 2/3 घंटा में यहाँ पहुँच जाएगा। डायरेक्ट कोई घंटा नहीं आया, मिनट में आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है।
ये 2/3 घंटा में पहुंच जाएगा ना इंजन। तो इसका स्पीड है 42 किलोमीटर, और चलेगा 2/3 घंटा ना, उससे तो ज़्यादा चल नहीं सकता है। तो उसके द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया जाएगा पता नहीं चल जाएगा। तो हम बोले कि 42 के स्पीड से 2/3 घंटा में कितना चलोगे तुम। ठीक है, हम इसको बोले 14 बार में कटा, हम बोले 14 दूना 28 किलोमीटर चलेगा। डिस्टेंस था 20 किलोमीटर, लेकिन 28 कैसे चला? अरे ये तो आ रहा है और जा रहा है ना, समझ में आया? तो ये 28 किलोमीटर ना चलेगा 2/3 घंटा में 42 के स्पीड से। यही पूछा था कि वो कितना दूरी तय करेगा, तो 28 किलोमीटर, आंसर खत्म। समझ में आया? नहीं समझ में आया एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। अगला सवाल देखिए 549 नंबर। एक सेल्समैन की कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपया है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए सेल्समैन का क्या है ना कि 15,000 रुपया अगर बेचेगा तो इस पर उसको 12% मिलेगा। ठीक है, अब 15,000 से ऊपर अगर बेचेगा, 15,000 से ऊपर बेचेगा, 15,000 प्लस 15,000 से ऊपर बेचेगा तो उसको 13% मिलेगा। 12% और प्लस 1% बोनस, माने कि 13%। समझ में आया? क्वेश्चन जो बोला है वो बताया, अभी तक सवाल थोड़ी बना रहे हैं। 15,000 रुपया तक बेचेगा तो उसका 12% कमीशन मिलेगा, और 15,000 से जैसे भी बढ़ जाएगा, 1 रुपया भी बढ़ जाएगा ना, तो उसको 13% मिलने लगेगा। 12% जो मिलता था वो, और 1% बोनस। समझ में आया? अब देखिए बोला क्या है, ये बोला है कि 7,650 रुपया, 7,650 रुपया उसको उसका कुल आमदनी हुआ है। मतलब कि उसका टोटल का टोटल ये जो परसेंटेज मिलता है ना, वो कमीशन 7,650 रुपया मिला है। तो 15,000 पर तो फिक्स है ना उसका कितना मिलेगा, 15,000 रुपया पर तो फिक्स है। हम बोले हाँ इसका 12% निकालिए, हम बोले 10% 1,500 और 300 1,800 रुपया। 1,800 रुपया तो इसमें मिला इसको, 1,800 रुपया। यहाँ से अगर 1,800 रुपया घटा दे, 1,800, ये 0, ये 5, यहाँ हो गया मेरा 5, यही हो गया मेरा 8, 5,850 रुपया। ये 5,850 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है वो 15,000 प्लस पे ना मिला है। समझ में आया? 15,000 प्लस पे जो बिक्री किया है, 15,000 तो बिक्री किया ही है जिस पे 1,800 रुपया मिला है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिला वो तो 13% के हिसाब से मिला है ना, तो बस 5,850 रुपया जो है ये 13% के बराबर है मेरा। टोटल 100% कितना होगा, 100% निकालेंगे तो कितना बेचा है ये पता चल जाएगा। समझ में आया? बस कुछ नहीं करना है। देखिए 13 चौके 52, 65, 13 पचे 65, 0, माने कि 45,000 रुपया। 45,000 रुपया का यहाँ सेल किया है 13% से, अब 15,000 रुपया सेल किया था 12% से। टोटल सेल कितना था, तो हम बोले टोटल सेल 45,000 प्लस 15,000, 60,000 रुपया। लिख के दिखा देते हैं, 45,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 60,000। देखिए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन, एक 0 बढ़ा लीजिएगा। अब बोले ऑप्शन में गलत कैसे कैसे पकड़ेंगे। 15,000 रुपये का बेचेंगे तब उसको 12% फ़ायदा मिलेगा, 12% कमीशन मिलेगा। उसको कमीशन 8,000 रुपया मिला है, तो इसे ही समझ में आ रहा है 15,000 से बहुत ज़्यादा बेचा है। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए 550 नंबर सवाल आज क्या कहता है। यदि x + 1/x = 5, x + 1/x = 5 है, देन आपसे पूछा है 2x बटा में 3x² -5 + 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, हम बोले एलसीएम लीजिए ना, हम बोले x² + 1/x = 5। ये x को उधर भेज सकते हैं, हम बोले भेज दीजिए। चलो डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, इसका वैल्यू निकल गया, एक तो इक्वेशन मेरा बना। इसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, बस रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ ठीक था ना, -5x। ठीक है, अब इधर देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, अपने को जाना है x² + 1 के पास, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, -3 + 5x, थोड़ा सा घुमा दिए। ठीक है, अब 3 को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में 2x है छोड़ दीजिए, ये 3 को कॉमन ले लिए, मेरा हो गया x² + 1 + 5x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए -1 ना, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए प्लस ये माइनस। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू मेरे पास है, इसका वैल्यू मेरे पास है, इसको करेंगे क्या, 2x ऊपर लिखेंगे, यहाँ मेरा 3
ये देखिए इंटू, इसके जगह पर लिख सकते हैं 5x, लिखिए ना 5x माइनस 5x, इतना समझ में आया। ये 5 या 15 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 15, ऊपर में मेरा 2x है और नीचे 15x माइनस 5x तो 10x, x कट गया तो 2/5 और 1/5, x कट गया, 2 से 10 को काटे 1/5, समझ में आया, समझ में आया। तो इसको पहले सॉल्व किया तो हमको ये मिला, यहाँ से सॉल्व किया, हमको देखना था कि हमको x² + 1 चाहिए, हमको x² यहाँ दिख रहा था लेकिन 1 नहीं दिख रहा था, तो 1 दिखाने के लिए हम क्या किए, 3 को इधर ले और 3 को कॉमन लेके बाहर निकाल लिए, 1 भी दिख गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे फुलफिल कर दिए, ये दोनों गुना हो के 15 हो गया, 15 में से ये 5 घटा दिया तो 10 हो गया, 2x/10 काट के 1/5, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 551 नंबर सवाल, cot A × cot B + 1/cot B - cot A, डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा, एक फार्मूला cot A - B, इसका फार्मूला क्या होता है, जो आपका दिया हुआ है वही लिख दीजिए चुपचाप, cot A × cot B, देखिए cot A × cot B + 1/cot B - cot A, समझ में आया, समझ में आया। इसका डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, आपसे फार्मूला ही पूछा है, यही मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया। अगला सवाल देखिए 552 नंबर सवाल क्या कहता है, समकोण PQR का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, समकोण माने ये वाला नो, PQR, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया = होता क्या है पहले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया दिया है 30 बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी देखते हैं क्या है, इतना तो दिया हुआ है अभी तक। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा का लंबाई 5, इसका 5 है, इसका 5, किसी एक का लिखे ना, इसका 5 लिखे, अब पता नहीं आगे तो कुछ दिया नहीं है। 5 सेंटीमीटर हो तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, कर्ण पर जो लंबाई, ये कर्ण होता है, ये हाइपोटेनस कर्ण, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यहाँ से बोला है समकोण के पास, ये जो लंब डाला गया इसका ऊंचाई पूछा है, ठीक है। इसका ऊंचाई का एक फार्मूला होता है, पहले हमको तो ये निकालना होगा, ये x से मान लेते हैं, ठीक है, ये x से मान लेते हैं, तो हमको पता है बेस दिया है 5 और हाइट दिया है x, ठीक है। अब यहाँ से बना सकते हैं, हम बोले कि 6 और 3 x बराबर 60, 12, x बराबर 12, ठीक है, 12, अरे यहाँ से देखिए नहीं, 5 से काटे 6 बार में, 2 इधर आके गुना हो गया, x बराबर 12, x का वैल्यू हम 12 निकाल लिए, मतलब मेरा परपेंडिकुलर जो है वो मेरा 12 है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा, हम बोले 13 है, 13 है, इतना तो मालूम है ना, नहीं मालूम है तो इसे बना लीजिएगा, h² = p² + b², ये h² आपको निकालना है, अब p आपको दे दिया था 12 का स्क्वायर, अब प्लस ये दिया है आपका 5 का स्क्वायर, इसको चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे 144 और 25 169, ये 2 इधर से हटा देंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, तो h बराबर 13, ये सब ट्रिपलेट से याद रहता है, ठीक, इतना तो अभी तक समझ में आया। अब अपने से पूछा ये कर्ण वाला, ये जो लंबाई है ना, कर्ण पर जो पड़ रहा है वो लंबाई पूछा है, ये लंबाई का एक फार्मूला होता है, कहाँ लिखे, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, कर्ण पर डाला गया लंबाई या लंब, कुछ भी लंबाई या लंब, इसमें करते क्या है ना, परपेंडिकुलर और बेस को गुना करते हैं और हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर इंटू बेस और हाइपोटेनस नीचे, मतलब कि 12 × 5 और 13 नीचे, मतलब कि 60/13, ऑप्शन में ढूंढिए कहीं मिल जाएगा, समझ में आया, बस यही था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 553 नंबर सवाल, एक ताश की गड्डी में से एक लाल पन्ना निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें, मतलब 13/52, मतलब 1/4 आंसर, ले 1/4 तो ऑप्शन में ही ना है, 1/4 आंसर होगा एकदम 100%, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। 13 को लाल कार्ड होता है, 4 कलर का, उसमें 2 कलर का कार्ड होता है, लाल कार्ड बोला है ना, सिर्फ लाल पन्ना, लाल पन्ना पूछा है, वो 13 को ही होता है, समझ में आया, तो 13 को है, उसमें से एगो निकालना है, और टोटल कार्ड है 52 को, खाली लाल पत्ता बोलता है ना तो यहाँ 26 कर देते हैं, समझ में आया, खाली लाल पत्ता, ये मेरे को लगता है लाल पत्ता ही बोला है, समझे,
पन्ना मतलब वो पान वाला मैं समझ रहा हूँ, हमको लगता है लाल पत्ता ही बोला है। लाल पत्ता मतलब कि 26 कार्ड लाल होता है, 26 कार्ड काला होता है, इतना पता है ना। हमको लाल निकालना है। इसको थोड़ा सा सुधारते हैं क्वेश्चन में, शायद ऑप्शन गलत ना हो, क्वेश्चन गलत हो। हम बोले 26 में से एगो निकालना है, और टोटल कार्ड है 52, अब 52 में से एगो निकालना है। समझ में? अरे तो इसका क्या, इसको सॉल्व करिएगा तो 26 रह जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 52 रह जाएगा, मतलब कि 1/2 प्रायिकता है। समझ में? 1/2 आंसर है। ये तो ऑप्शन में है, ए नंबर, देख लीजिए। और वही लाल पन्ना मतलब पान जो मैं समझ रहा हूँ ना, अगर वो पान पूछा है तो फिर यहाँ 13 हो जाएगा, फिर 1/4 आंसर होगा। समझ में आया? लेकिन मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि ऑप्शन में यही है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 554 नंबर। एक कार्य करने में बी से 2 गुना कुशल है, ठीक है, और बी कार्य करने में सी से 2 गुना कुशल है। ये देखिए पहले 3 को तो रेशियो दिया है, ए बी सी बोला है, पीछे से चलिएगा हमेशा। बी जो है सी से 2 गुना है, मतलब सी का 1 है तो ये 2 है, और ए जो है वो बी से 2 गुना है तो ये 2 है तो ये 4 है। यही ना अनुपात दिया हुआ है कार्य की क्षमता। अब बोला क्या है, यदि ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर 4 दिन में करेगा, ये 4 काम करता है, ये 2 काम करता है, दोनों मिलकर 6 काम करेगा 1 दिन में, तो 2 दिन में। ए प्लस बी का बात कर रहा हूँ, 4 और 2 6, ये दोनों मिलकर 1 दिन में 6 काम करेगा, 4 दिन में काम खत्म कर देता है, मतलब टोटल 12 काम है। ठीक है, 4 दिन बोला था ना, हाँ टोटल 12 काम है। अब बोलता है सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल काम 12 है, सी रोज एगो काम करेगा, तो 12 ही दिन लगेगा आंसर। समझना है? अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 55 नंबर, 555। यदि किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो उस धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहला तो बात है, आप लोग ये गौर करिए, वो जो 8% लिखा है उसके बगल में उसको साधारण ब्याज करिएगा, ठीक है, वो चक्रवृद्धि ब्याज काट के साधारण ब्याज करिएगा। अब देखिए बोला क्या है, रेट है 8%, ठीक है, टाइम है मेरा 2 साल, और आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 800 रुपया। तो बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन लिखिए अभी तक, ठीक है। अब देखिए मेरा वाला तरीका से बनाइएगा, कोई फॉर्मूला नहीं रटना होगा। 800 रुपया अगर 2 साल में साधारण ब्याज मिला है, साधारण ब्याज 2 साल में 800 रुपया मिला है, तो पहला साल भी 400 रुपया मिला होगा, दूसरा साल भी 400 रुपया मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल एक ही मिलता है, बराबर बराबर ही मिलता है। तो 400 रुपया पहला साल भी मिला, 400 रुपया दूसरा साल भी मिला, इसीलिए 800 रुपया मिला। अब बोलता है उसी समय के लिए उसी रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो पहला साल मिलता है उसका भी इंटरेस्ट मिलता है, मेरे से पढ़ रहे होंगे लगातार तो आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। पहला साल जो पैसा मिलता है उसका भी तो उसको इंटरेस्ट मिलता है दूसरे साल में, तो 400 का भी 8% मिलेगा। हम बोले 32 रुपया मिलेगा 8%, 10% 40 और 2% 8 घटा दिए, तो 40 में से 8 घटाए 32, ठीक है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 832। बस आंसर यहीं पे मार दीजिए, 832 रुपया। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 556 नंबर सवाल। किसी बिंदु का उस बिंदु पथ का समीकरण जो बिंदुओं 1 0 n 0 -2 से हमेशा समान दूरी पर है। अरे देखिए पहले दिया है 1 और 0, ठीक है, और दूसरा दिया है 0 - 2, 0 - 2, ये 2 नंबर दिया है। इन दोनों का जो दूरी है ना x/y यहाँ है, ये जो डिस्टेंस है बराबर है, डिस्टेंस है ही बराबर है। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था आपको पीछे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में? अब कुछ नहीं करना है, x और y से हम लोग बनाते चलेंगे। हम बोले x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ऐसे नहीं, जगह अपने पास बचेगा। ये देखिए ये डिस्टेंस बराबर है, इसको अब थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। x से किए x - 1 का होल स्क्वायर, और y से -0 मतलब कि प्लस y², ठीक है। समझ में? अब देखिए बराबर, इधर किए तो x - 0 का होल स्क्वायर माने x का स्क्वायर, ऐसे किए तो y -2 मतलब कि y + 2 का होल स्क्वायर, यही ना हुआ। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर माने कि a² + b², एक लिखने की जरूरत, लिखते हैं, एक क्यों नहीं लिखेंगे, -2ab -2x प्लस y² बराबर x², यहाँ हो गया मेरा y² + 4 प्लस 2 दूना 4 4y
ठीक है, इतना समझ में आया। सॉल्व कर रहे हैं, फार्मूला लगा लगा के सॉल्व कर रहे हैं, और क्या। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट सकते हैं। ये -2x को उधर भेज सकते हैं, हम बोले हाँ भेज सकते हैं। आई +1 है इधर, चलिए इधर से लिखते हैं। ये -2x को उधर भेजे तो +2x हो गया। इधर में +4y है पहले से, इधर में +4 है पहले से। ये +1 उधर जाएगा तो -1, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं +3 = 0। ठीक है, और कुछ है क्या? हो गया ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए समझ में आया? मतलब थोड़ा सा लेंदी है, कुछ नहीं है, सब फार्मूला बेस है। एक ही फार्मूला पे आज 2 प्रश्न हो गए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 557 नंबर मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहले तो नंबर्स लिख लेते हैं। 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं, हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज या मीन, ठीक है, एवरेज या मीन निकालते हैं। तो सबको जोड़िएगा, फिर 5 से डिवाइड करिएगा, क्योंकि 5 को नंबर है, वैसे मत करिए। ये देखिए, सबको 10 बना दीजिए, एकदम सिंपल सबको 10 बना दीजिए। हम बोलिए 1 लेके इसको दे दिए, ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया। ये 3 लेके इसको दे दिए, ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया। यहाँ से 5 ले लिए, ये भी 10 बन गया, सब 10 हो गया। एवरेज का मतलब सबके पास बराबर बराबर, तो सब 10 हो गया ना। हाथ में 5 है, पाँचों को 1-1 रुपया दे दिए, सब 11 बन गया। एवरेज 11, समझ में आया? अब देखिए मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 11 है। अब सबको घटाएंगे, हम बोले इन दोनों का अंतर, प्लस माइनस पे ध्यान मत दीजिएगा, स्क्वायर करेंगे सबका तो सब खत्म हो जाएगा। 11 और 3 का डिफरेंस 3, 4 का स्क्वायर कितना होगा? हम बोले 16। 9 और 11 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4। 11 और 11 0, खत्म। 13 और इसका 2 का डिफरेंस मतलब 4, और इसमें 4 का अंतर मतलब 16, मतलब 20 20 40, यही ना हुआ, टोटल 40। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है? √40 बटे जो वो नंबर है, हम बोले 5 वो नंबर है, हम बोले 5, यही ना होता है। इसको 8 बार में काट दिए तो √8 आंसर। आंसर पूरा पॉइंट में दिया है, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से निकालेंगे तो 4 दूना 8, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर 2। ये 2 का भी वैल्यू हमको पता है 1.41, 2 गुने 1.41, ये मेरा हो गया 2.82, 2.8 ही दिया हुआ है, 2 भी नहीं दिया हुआ है, 2.8 आंसर। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 558 नंबर सवाल। 2 संख्याएं हैं, ठीक है, 2 संख्या है, मान लेते हैं A और B है। ऐसे ये दिया हुआ है 1 सही 1/2, आई दिया हुआ है 2 सही 2/3। फिर बोलता है अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाए तो उनका अनुपात, फिर नया अनुपात आएगा इन दोनों का, A और B का नया अनुपात। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, शायद क्वेश्चन आपको ना दिखे। A और B का नया अनुपात जो हो रहा है वो हो रहा है 1 2/3, और यहाँ हो रहा है 2 1/2, ठीक है। पहले तो अनुपात सेट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। 2 एकम 2 3/2, आई मेरा होगा 3 दूना 6 2 8/3। बराबर करेंगे ना तो 6 से गुना, दोनों का एलसीएम से गुना कर देंगे। हम बोले 3 दूना 6, 6 से दोनों साइड गुना करिए। हम बोले 3 बार में ये 9 हो गया, यहाँ बोले 2 बार में ये 16 हो गया। 9:16 मिला संख्या। यहाँ भी कर 3 एकम 3 2 5, 5/3। यहाँ 2 दूना 4 1 5/2, ये ऊपर कैंसिल हो गया, 1 1 हो गया, तो ये 2 इधर 3 उधर, मतलब कि 2:3। दोनों का रेशियो खाली सीधा किए, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है। 2 ठो नंबर है, बोला है A और B नंबर है। ये है 9x और ये है 16x। बोला है दोनों में 15 15 जोड़ दिया जाए, 15 से बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात हो जाता है 2/3। बस 9 3 27, 16 दूना 32, 5, हम बोले 5x बराबर, हम बोले 15 3 45, अब 15 दूना 30 मतलब 15, माने कि x का वैल्यू मेरा निकला 3। यही ना, डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाए हैं, बार बार सिखाते हैं, डेली सिखाते हैं। अब देखिए पूछा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो हमको दिख रहा है 9 और 16 में बड़ा संख्या कौन होगा? 16। तो हमको 16x का वैल्यू चाहिए, तो 16x माने कि क्या? 16x माने हम बोले 16 गुने 3, x का वैल्यू तो 3 निकाले हैं, 48। समझ में आया? समझ में आया? तो कुछ नहीं था। अगला सवाल देखिए 559 नंबर सवाल क्या कहता है। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। देन पूछा है अपने से cos 12 थीटा, लिखते हैं cos
12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस 6 थीटा और -1। ठीक है, ये अपने से पूछा है और ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको वहाँ जाना है। अब हम देख के हमको लगता है कॉस में जाना है ना। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेज दिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, बस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा मैंने हमको वैल्यू दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको एक वैल्यू दिया हुआ है। अब और क्या कर सकते हैं, हमको वहाँ जाना है 12 10 8 6, मतलब कि क्यूब कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से इसी को लिखेंगे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों साइड अगर क्यूब कर दे, दोनों साइड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों साइड कुछ भी करे। अब ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हम बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस बी, यही ना होता है, यही होता है। तो बस ये चीज़ अपना दिया हुआ है, अपने को इसमें तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, हम बोले ए क्यूब माने कि साइन का साइन क्यूब थीटा, बी क्यूब इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, हम बोले 2 तो पहले से क्यूब करेंगे मतलब 6 हो जाएगा। हम बोले हाँ, तो प्लस साइन 6 थीटा प्लस 3 ए बी माने क्या साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समझ में, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ए और बी दोनों, और ये दोनों जब गुना होगा तो एक ही बार में हम नहीं लिख सकते हैं कि 1 ठो और 2 ठो 3 ठो, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ए प्लस बी यहाँ पे है, मतलब कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, खाली सॉल्व करते चलिए। हम बोले ये तो ऐसे ही रह गया साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस इसके साथ इसको अब गुना करेंगे, ये 3 गो है, 1 से गुना होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो हम बोले साइन 4 थीटा प्लस यहाँ पे 3 ठो है, यहाँ पे 2 ठो है, तो जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम बोले 3 साइन 5 थीटा। ठीक है, अभी तक हम लोग इतना ही कर पाए हैं। अब आगे क्या करना है, हम बोले 3 है 6 है 4 है 5 है। हमको यहाँ दिख रहा है कि सब डबल डबल दिख रहा है, 12, 6 का डबल 12, 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, सब डबल डबल है। ऊपर से तो वो कॉस है ना, तो अपने यहाँ देखिए ना ये वैल्यू निकाल के रखे हैं कि साइन थीटा के जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा रहता तो यही वैल्यू रह जाता, लेकिन ये स्क्वायर है तो अब साइन के जगह पे जहाँ जहाँ कॉस रखेंगे इस सब का पावर डबल करते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर ये है और 3 ये है, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 5 दूना 10, डबल होगा ना बस। तो हम अब कॉस में चेंज करेंगे। ये अभी सॉल्व, ये देखिए एक तो हम छोड़ ही दिए, 1 इक्वल टू 1, ये एक तो भूल ही गए थे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ लिख सकते कॉस डबल करेंगे, 3 दूना 6 थीटा प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस 12 थीटा, यहाँ लिखेंगे प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा बराबर 1। इतना समझ में आया, सवाल ख़त्म। ये देखिए कॉस 6 कॉस 6 कॉस 12 3 कॉस 8 3 कॉस 8 3 कॉस 10 3 कॉस 10, इस सब का वैल्यू मेरा 1 आया। ये जितना भी दिख रहा है इसका वैल्यू मेरा 1 आया, और -1 तो वो था ही। समझ में आया, तो 1 में से 1 गया 0। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बस। अगला सवाल देखिए, और आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है। ए डी और सी त्रिभुज ए बी सी, डायग्राम तो दिया हुआ है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद ये काट रहा है डी, और ये काट रहा है ई, और ये ओ पर। ये जो काटता है ना, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माथा में रखिएगा। ये जो काटता है ये 1:2 में काटता है, 1:2 में काटता है। इधर का जो लंबाई है वो अगर 1 होगा तो इधर का लंबाई 2 होगा हमेशा। समझ में आया। अब बोला क्या है, देखिए ए डी और सी ई त्रिभुज ए बी सी को माध्यिका, ए बी सी का माध्यिका है। ये देखिए ए डी सी माध्यिका है। यदि ई ओ बराबर 7 है, ई ओ बराबर 7 है, तो सी ई की लंबाई क्या है, सी ई की लंबाई क्या है, ये पूरा लंबाई पूछा है आपसे।
अभी ना बताया, ये 1:2 में काटता है। ये अगर 7 है तो ये कितना होगा, 1 का वैल्यू अगर 7 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 14। और ये पूरा का पूरा पूछा है EC बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, EO प्लस CO। तो ये है मेरा 7 अब प्लस ये है मेरा 14, 21 आंसर। समझ में आया? बस यही था आज का आखिरी प्रश्न। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मन लगा के पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अब ज़्यादा देर है नहीं एग्ज़ाम में। मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।